स्पीकर महोदय, मैं डिमांड नंबर 14, 17, 19 और 11 पर एक बार आपका ध्यान लाना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं फिर एक बार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा डिमांड नंबर 14 पर रिगार्डिंग हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। स्पीकर सर, हमारे जिले के अंदर कोविड के समय से पहले एक मेडिकल कॉलेज जो है वो अप्रूव हो रखा था और उस मेडिकल कॉलेज का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2 बार ले किया गया। एक बार माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से और फिर दूसरी बार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक वो फाउंडेशन स्टोन ले करने के बाद उसके बाद से किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, ना कि एक सिंगल ईंट उसकी जगह ले करेगी। जो जगह भी निर्धारित है वहां के लिए, उसके अंदर भी क्या कहते हैं आपका B&R का भी फिर एक हिस्सा आ जाता है, क्योंकि जो लोकेशन है वो बिल्कुल रेलवे फाटक के पास में निर्धारित करी गई है। और क्योंकि सिरसा जी कस्बा ऐसा है, वो रेलवे फाटक जो है कई बार 2-2 घंटे भी बंद रहता है। यदि कोई पीड़ित ट्रॉमा से, खास करके जी इलाके के अंदर आज के दिन ब्रेन हेमरेजिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत है और पूरे सिरसा के अंदर सर इसका कहीं इलाज नहीं है। बहुत सारे केसेस हमने खुद ने ऐसे देखे हैं कि किसी साथी को ब्रेन हेमरेज हुआ, परिवार वाले उसको गाड़ी में डालते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं, दबादब उसको सिरसा लेके जाते हैं, तो वहां से हॉस्पिटल से जवाब आ जाता है कि जी हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, आप इसको आगे अग्रवाल लेके जाइए। जब वो अग्रवाल लेके जा रहे होते हैं, ब्रेन हेमरेज एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक मिनट जो है वो आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बताती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने राह के अंदर दम तोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि जहां सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, जहां एडिशनल बजट्स की बात हो रही है, जो प्रीवियसली एलोकेटेड बजट्स है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गरीब जनता है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज की है तो वो सर हेल्थ केयर को लेकर। साथ ही साथ इसी का एक हिस्सा है ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि आज के दिन सर नशा मुक्ति भी एक हेल्थ केयर का ही पार्ट है। और बड़ी दुख की बात है कि जहां सिरसा जिले की बात होती है, पूरे प्रदेश भर के अंदर बात होती है, बढ़ते नशे की बात होती है, हम हमेशा बात करते हैं भी इसको रोका जाए, लेकिन हम कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते भी जो पीड़ित है, जो जवान लड़का कोई 21 साल का 22 साल का मौत से जूझ रहा है, जो इससे पीड़ित है, उसकी किस प्रकार से मदद करी जाए, उसको किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाए। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर केवल और केवल 55 बेड्स हैं जो नशा मुक्ति के लिए सरकारी तौर पर निर्धारित करे गए हैं। 5 कालांवाली में है और 50 सिरसा शहर के अंदर है। और उनकी भी अगर आप हालत देखेंगे तो इतनी बुरी हालत है कि कहीं पर मतलब आपको यूं देख के इतना तरस आएगा उनके ऊपर कि भाई जो यहाँ 30 दिन लगा गया वो तो बाहर कहीं ना कहीं ढूंढेगा। आप मानेंगे नहीं सर, उसके अंदर एक जो पीड़ित होता है उसका ध्यान नशे से दूर करने के लिए उनको क्या कहा जाता है, गेहूं और चावल मिला के थाली में दे दिए जाते हैं और कह देते हैं भाई अब इसको छांटने का काम करो। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जी अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, मेडिसिन के अंदर एडवांसमेंट बहुत आ चुके हैं और खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। इसकी गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि जो पीड़ित हैं उससे उनको वाकई में ही ऐसा ना कि भाई सिर्फ नशे से दूर रखो और काम अपना कर दिया, कम से कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स हों, साइकाइट्रिस्ट हों जो अच्छी तरह से मेंटली एक पेशेंट को ट्रीट कर सके। उसके अलावा सर एक इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर डिमांड नंबर 19 पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर, हमारे हल्के के अंदर, रानी हल्के के अंदर आज 38 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पीने की पानी की कोई प्रावधान नहीं है, कोई नहरी पानी नहीं है। रानिया शहर के अंदर भी, एक शहर होने के बावजूद, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं पर भी नहरी पानी पीने का नहीं पहुंचाया जा रहा। आज भी जो पानी है वो ट्यूबवेल चला जाता है। सर, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिरसा क्षेत्र के लोगों को ये उठाना पड़ता है कि घग्गर का एक हिस्सा जो है वो पंजाब में से होते हुए आता है और वहां पर पोल्यूशन की वजह से जो पानी की सीपेज है, जो पोल्यूशन की सीपेज है और जो ग्राउंड वाटर है वो दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है वो खराब होता जा रहा है। एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण जो है वो आज भी पोल्यूटेड वाटर बन चुका है। इसके ऊपर भी पर्याप्त तरीके से कार्रवाई भी की जाए और किस तरह से तो गांव के अंदर ट्यूबवेल का पानी ना दे करके गांव के अंदर नहर का पानी पीने के लिए, जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बड़ा जरूरी है, वो किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इस चीज के ऊपर भी पूरा मंत्री जी ध्यान दें। सर, एक और
मेरी इसके अंदर डिमांड है नंबर 11 पर फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर को लेकर के। सर, हमारे जो प्रदेश के अंदर जितने भी डिपो होल्डर हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जितनी भी कणक आती है या कोई भी राशन आता है वो ट्रकों में आता है, बोरियों में आता है, और वो एज इट इज़ वो बोरियां जो हैं उनको उतारा जाता है और फिर उन बोरियों को ले जाके भाई किसी गैरेज में या जो भी स्टोर करने की जगह है वहाँ सीधा बोरियों को रखा जाता है और शटल बंद कर दिया जाता है। सर, हम भी अपने घरों में मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों में गेहूं भी रखते हैं और भी रखते हैं। हम कभी भी अपनी गेहूं बोरियों में डाल करके कहीं किसी डैम्प जगह में नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं या तो इसको ऊंची जगह रखा जाए या ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर हवा ना लग सके, जहाँ पर पानी ना लग सके। इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई जाए और साथ ही साथ जो अधिकारी उनके ऊपर भी सख्ताई करी जाए कि भाई प्रॉपर तरीके से इसकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रेन्स हमारे डिपो के अंदर जाते हैं वो इसी कारण से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती उसकी वजह से खराब हो जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा विषय और भी है इन डिपोज के अंदर कि सर, जब बुजुर्ग कोई आदमी आता है, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आगे शायद बच्चे ना, जिनका आगे परिवार ना हो, बहुत विधवा भी इसके अंदर जाते हैं। और सर, ये वही लोग हैं जो मजदूरी भी करते हैं। इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगरप्रिंट्स इरोड हो जाते हैं, कई बार खत्म हो जाते हैं, कई बार मशीन उठा नहीं पाती। इसकी वजह से बुजुर्गों को बड़ी दिक्कतें आनी पड़ती है। इसका भी प्रावधान लाया जाए, एक्सेप्शंस बनाए जाए, गाइडलाइंस बनाए जाए कि किस प्रकार से जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है उनको डिपो के माध्यम से कैसे सही पर्याप्त तरीके से उन तक भी इस प्रदेश का राशन पहुंचाया जाए। धन्यवाद।